साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए सब लोग रेडी हो जाइए सैटरडे स्पेशल के इस क्लास में। और आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आवर 10 के दम में। और आज हम लोग बात करेंगे मंडे टू सैटरडे आज सुबह तक जो भी करंट अफेयर हुआ है उससे संबंधित महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है संभावित क्वेश्चन के तौर पर, उसी को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखें और याद रखें। और साथ ही ऐसे ही प्रारूप पर आप करंट अफेयर की तैयारी करें। आने वाले 66 बीपीएससी जो एग्जाम का घोषणा हो चुका है, एनटीपीसी, बिहार दरोगा, ये सब में एक बहुत ही डिसाइडिंग, निर्णायक भूमिका में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं 10 के दम में। अपने अपने कॉपी कलम को तैयार कीजिए और रेडी हो जाइए। एक भी गलती की गुंजाइश नहीं है, 10 में 10 सही होना चाहिए। हमने कहा है गलती अपराध है, गलती करना बिल्कुल मना है। तो इसी के तौर पर आपको ध्यान रखना है 10 में 10 लाना है हर हाल में, हर क्वेश्चन आवर में जो भी हम क्वेश्चन आवर करा रहे हैं, और सब विषय का आएगा धीरे धीरे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला तो सबसे पहले तो कि जो भी जुड़े हुए हैं इस लिंक को शेयर करें अपने अपने ग्रुप में। जितना भी आपका क्विज सेंटर है या जो भी है, जितने भी आपके सहपाठी तैयारी करते हैं, सबको ये लिंक भेजें ताकि ये क्वेश्चन आवर जो हो तो आपके साथ कई लोग दें और उसमें आपके क्षमता का आकलन हो सके। तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है खेल से, और ये क्वेश्चन एक संभावित प्रश्न के तौर पर सबसे महत्वपूर्ण है। ये पूछा जा सकता, आने वाले एग्जाम में निश्चित तौर पर पूछा जा सकता, नहीं पूछेगा। क्वेश्चन है कि यूएस ओपन 2020 के पुरुष एकल का उप विजेता कौन है। अभी हाल फिलहाल पिछले सप्ताह यूएस ओपन कंप्लीट हुआ, जिसमें पुरुष एकल, मेंस का सिंगल, जिसमें एक खिलाड़ी अपने अपोनेंट से खेलता है, तो उस तौर पर पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, ये तो बार बार पूछता। यहां है उप विजेता कौन है। ऑप्शन है ए में डोमिनिक थियम, बी में एलेक्स डी मिनोर, और सी में एलेक्जेंडर जेबरेव, और डी में रोजर फेडरर। 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो 4 में कौन सही है पुरुष एकल का उप विजेता के तौर पर। तो हमने कहा था कि इस बार यूएस ओपन जो भी जीतेगा एक नया विजेता मिलेगा यूएस ओपन का। इसके पहले रोजर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच का दबदबा होता था, और तीनों इस खेल से बाहर हो चुके थे पहले ही। और इस तौर पर 2 नाम चर्चा में था, ये दोनों और ये एलेक्स डी मिनोर, ये तीनों खेल रहे थे। और फाइनली ये दोनों फाइनल में पहुंचते हैं, डोमिनिक थियम और अलेक्जेंडर जेबरेव। ये ऑस्ट्रिया के और ये जर्मनी के। एलेक्स डी मिनोर क्वार्टर फाइनल तक खेला, जिसको जेबरेव ने क्वार्टर फाइनल में हराया, और ये फाइनल में पहुंचते हैं, इनसे मुकाबला होता है, और फाइनली डोमिनिक थियम जीत जाते हैं और ये हार जाते हैं। मतलब ये उप विजेता जर्मनी के और ये ऑस्ट्रिया के जो थे विजेता थियम। तो आपके लिए उप विजेता पूछा गया, तो आंसर क्या होगा, सी होगा। तो ये ध्यान रखना है कहां के खिलाड़ी हैं, ये ध्यान देना है। आगे चलें तो दूसरा क्वेश्चन है कि दुनिया में सर्वाधिक बोले जाने वाली दूसरी बड़ी भाषा कौन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भाषा से सवाल अक्सर पूछा जाता है जीएस में। तो दुनिया की सबसे अधिक बोला है दूसरी बड़ी भाषा, मतलब दूसरे नंबर पर कौन भाषा है। ऑप्शन है मंदारिन, ए में, बी में अंग्रेजी, सी में स्पेनिश, डी में हिंदी। कौन है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी भाषा। तो मंदारिन मतलब चीनी, और हमने कहा था चीनी सबसे बड़ी भाषा है। दुनिया में सबसे अधिक चीनी ही बोले जाती है, क्योंकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखेंगे तो चीन सबसे बड़ा देश है दुनिया का, और उस तौर पर चीनी ही सबसे ज्यादा बोली जाती है लोगों के बोलने की संख्या के आधार पर। दूसरे नंबर पर अंग्रेजी जो है, ये सबसे ज्यादा तो नहीं बोली जाती, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर भाषा है, लोकप्रिय भाषा कौन है, अंग्रेजी। देखते ही होंगे कि हमारे सामने कोई अंग्रेजी बोलता है तो कुछ नहीं भी जानता है तो हम उससे इंप्रेस हो जाते हैं, हम अपनी हिंदी को हीन भावना से देखते हैं, और इस रूप में पॉपुलर भाषा के तौर पर विश्व में अपना स्थान बना चुका है। स्पेनिश बहुत ज्यादा बोली जाती है, ये हमें जानकारी नहीं है, लेकिन स्पेनिश बहुत बोली जाती है। और हिंदी तो हमारी मातृभाषा, और ये चर्चा हमने 14 सितंबर को हिंदी दिवस के दिन करंट अफेयर में किया था। तो ध्यान रखना है कि ये ट्रेंड है 4 भाषा का वर्ल्ड में। सबसे अधिक मंदारिन, सेकंड पर स्पेनिश, तीसरे पर अंग्रेजी, और चौथे पर हिंदी। मतलब आपके लिए आंसर जो है ये है स्पेनिश भाषा। और स्पेनिश दक्षिण अमेरिका महादेश में पूरी तरह से बोला जाता है, ये ध्यान रखना है। और स्पेन तो है, यूरोपियन कंट्री में भी बोला ही जाता है। तो ध्यान रखना है कि सी दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर, तीसरे नंबर पर हिंदी, चौथे नंबर पर। चारों के बारे में आपको याद रखना है।
तीसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, कह रहा हाल ही में प्रधानमंत्री ने बिहार के किस जिला में एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया। और पिछले सप्ताह में प्रधानमंत्री ने बिहार और देश के लिए कई नई नई योजनाओं का घोषणा किया। खासकर बिहार के लिए ज्यादा ही कुछ घोषणाएं हो रही है, और उस तौर पर तेल, प्राकृतिक गैस, एलपीजी, इन सब के लिए बिहार और बिहार के आसपास के क्षेत्रों में कुछ योजनाओं का उद्घाटन किया गया था। और उसमें एक उद्घाटन था एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, एक ऐसा प्लांट जिसमें एलपीजी सिलेंडर का रिफिलिंग होगा। जो खाली हो जाता है सिलेंडर हम यूज करते हैं तो उसको भरने का काम होगा, और इस तौर पर एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन हुआ बिहार के एक जिले में। और वो जिला पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, बांका, दुर्गापुर कौन है बताया गया था। तो ये ध्यान रखना है, एलपीजी प्लांट का उद्घाटन पूर्वी चंपारण में हुआ था, लेकिन एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन बांका में किया गया था। जबकि दुर्गापुर और बांका के बीच पाइपलाइन का भी उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा। तो दुर्गापुर तो वेस्ट पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम चंपारण को लेना देना नहीं है, पूर्वी चंपारण में हुआ, लेकिन एलपीजी प्लांट का हुआ था बॉटलिंग प्लांट के रूप में बांका में शुरू किया गया। तो ये ध्यान रखना है। और बांका एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है, यहीं तक दुर्गापुर से बांका तक एक गैस पाइपलाइन को भी कनेक्ट किया गया है। तो चर्चा में है, ध्यान रखना है बांका को। चौथा क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, कहता है कि मेरा परिवार मेरा दायित्व कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया था। मेरा परिवार मेरा दायित्व कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा गुजरात, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा एमपी। तो ध्यान रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, और ये योजना लाया गया था कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, जिसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता घरों में जाकर के लोगों को अवेयर करेंगे और पूरे परिवार को संक्रमण से जागरूकता फैलाने का काम किया जाएगा। और इस तौर पर ये शुरू करने वाला राज्य कौन था, तो महाराष्ट्र था, क्योंकि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित राज्यों में सबसे ऊपर था, और इसलिए भारत सरकार ने मेरा परिवार मेरा दायित्व कार्यक्रम शुरू किया। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के लिए, कह रहा है आयुर्वेद में शिक्षण और अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस राज्य में किया जाएगा। आयुर्वेद शिक्षण संस्थान, शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, एक इंस्टीट्यूट कॉलेज की स्थापना किस राज्य में किया जाएगा। ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो हमने पिछले सप्ताह जो बीता अभी सैटरडे वाला, तो हमने कहा था कि आयुर्वेद में शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 संसद में पारित हो गया, और इसको आयुष मंत्रालय के अंतर्गत देश स्तर पर एक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में INI इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट का दर्जा दे करके आयुर्वेद को विकसित करने का, आयुर्वेद में ज्यादा रिसर्च हो, आयुर्वेद का पढ़ाई अच्छे से हो सके, इसके लिए एक संस्थान या इंस्टीट्यूशन की स्थापना का घोषणा किया गया। और यह स्थापना होगा गुजरात के जामनगर में। तो ध्यान रखना है, गुजरात के जामनगर में होगा, क्योंकि जामनगर में पहले से ही आयुर्वेद का कॉलेज है, उसको मिला करके एक नेशनल लेवल का आयुर्वेद का रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा, जहां पर आयुर्वेद की पढ़ाई भी होगी और आयुर्वेद का रिसर्च भी होगा। तो ये याद रखना है, ये अपने आप में INI मतलब राष्ट्रीय स्तर का आयुर्वेद का पहला संस्थान होगा। तो ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलें तो जापान से क्वेश्चन है कि जापान के नए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगो किस दल के नेता हैं, ये ध्यान रखना। तो अभी हमने कहा था पिछले क्लास में करंट अफेयर का कि जापान के जो प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे, उन्होंने हेल्थ वाइज अपना इस्तीफा दे दिया कि हमसे काम नहीं होगा, हम काम नहीं कर सकते, और उनके जगह इनको ही नेता चुना गया, योशिहिदे सुगो। तो किस दल के हैं ये पूछा जा रहा है। आजकल ऐसा ही क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, ये नाम याद रहता है लेकिन लोग पार्टी को नहीं ध्यान रख पाते हैं। तो दल कौन सा है ये पूछा गया है। कहा जापान सोशलिस्ट पार्टी, जापान इनोवेशन पार्टी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, और डी कोई नहीं। तो नेता का नाम याद है लेकिन किस दल के हैं ये याद रखना जरूरी है। तो शिंजो आबे ने इस्तीफा दिया, ये प्रधानमंत्री बने, और ये बनने वाले लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की सत्ता थी, और इसी से शिंजो आबे भी थे। जब शिंजो आबे ने छोड़ा
तो पार्टी ने, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी ने इनको अपना नेता चुन लिया और एक नए प्रधानमंत्री के रूप में इनकी नियुक्ति होगी। तो ये ध्यान रखना है, योशिहिदे सुगा किस पार्टी के, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी के नेता चुने गए हैं और इन्हीं का प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति होगा। तो ये ध्यान रखना। 7वां सवाल है, यूएन यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा जनरल असेंबली का ऑनलाइन सम्मेलन जो इस बार होगा, अभी हुआ नहीं है, होगा, कौन सा सत्र होगा? ये मतलब यूएन के महासभा का ये कौन सा सत्र होगा? कितना, 1 2 3 4 से शुरू करें तो कैमा सत्र होगा? ऑप्शन में है 72वां, 78वां, 74वां, 75वां, कौन सा सत्र होगा? तो जनरल असेंबली हर साल होता है और जब से बना यूएन का गठन हुआ तब से महासभा का सम्मेलन या सत्र चालू होता है, हर साल चालू होता है और उसमें देश स्तर पर सभी सदस्य भाग लेकर के अपने अपने बातों को रखते हैं। और हमने कहा था कि ये ऑनलाइन हो रहा है इस बार, ये अपने आप में विशेषता है, पहली बार हो रहा है ऑनलाइन। इसके पहले ऑनलाइन कभी नहीं हुआ। जब भी हुआ था रियल मीटिंग होती थी, सब देश वहां पहुंचते थे और सबके प्रतिनिधि भाग लेते थे और ये इस मामले में यूनिक है, ये ध्यान रखना। और ये 1945 के बाद होने वाला सत्र का कैमा, 72वां, 78वां, 74वां कैमा, तो 75वां सम्मेलन, 75वां सत्र है। 75वां को क्या कहते हैं? तो 25 होता है तो कहते हैं सिल्वर जुबली, 50 होता है तो कहते हैं गोल्डन जुबली, 75 होता है तो कहते हैं डायमंड जुबली और 100 हो जाता है तो कहते हैं प्लेटिनम जुबली। इसलिए 25, 50, 75, 100 वाले को ज्यादा ध्यान रखना। तो 75वां सत्र है और पहली बार ऑनलाइन हो रहा, ये ध्यान रखना है। यूएन के जनरल असेंबली का ये सम्मेलन जो कहां, कब से कब तक, तो 22 से लेकर 29 सितंबर तक चलेगा। 22 सितंबर को शुरू होगा और 29 सितंबर तक चलेगा। तो अभी शुरू नहीं हुआ है, 22 तारीख को आने वाला है, ये ध्यान रखना है। अब यहां है 8वां क्वेश्चन, कह रहा है 17 सितंबर को मनाए गए पहले विश्व रोगी सुरक्षा दिवस का थीम क्या है? हमने कहा है कि थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है थीम, तो थीम पर ध्यान रखें। क्या है? तो कह रहा है 17 सितंबर को मनाए गए पहले विश्व रोगी सुरक्षा दिवस का थीम क्या है? पहला ऑप्शन है सुरक्षित कार्यकर्ता, सुरक्षित मरीज। दूसरा है सभी मरीजों की सुरक्षा। तीसरा है स्वस्थ रोगी के लिए सुरक्षित कार्यकर्ता प्राथमिकता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता सुरक्षा, रोगी सुरक्षा के लिए प्राथमिकता। क्या थीम होगा? क्या थीम है? आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छे से आप कर रहे हैं, मैक्सिमम लोगों की तैयारी अच्छी है। थोड़ा सा इसी को कंटिन्यूटी बनाए रखें, निरंतरता आपकी सफलता का चाबी है। कंटिन्यू रहेंगे, आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता है, तो ध्यान रखना है। तो यहां हमने कहा था कि जो थीम है वो ये है स्वास्थ्य कार्यकर्ता सुरक्षा, रोगी सुरक्षा के लिए प्राथमिकता। मतलब जो कार्यकर्ता है, डॉक्टर्स, कंपाउंडर या जो भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनको सुरक्षित रखेंगे तभी वो रोगी को सुरक्षित रख पाएंगे। और इसके तौर पर ये पहला जो मनाया गया विश्व रोगी सुरक्षा दिवस का थीम स्वास्थ्य कार्यकर्ता सुरक्षा, रोगी सुरक्षा की प्राथमिकता यही है। जबकि स्लोगन क्या था? तो स्लोगन था सुरक्षित कार्यकर्ता सुरक्षित, ये स्लोगन था। ये पहला विश्व रोगी सुरक्षा दिवस का स्लोगन था क्या? सुरक्षित कार्यकर्ता सुरक्षित में, जबकि थीम ये है, ये ध्यान रखना। तो आंसर होगा डी। 9वां क्वेश्चन की तरफ चले तो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए। जिबूती आचार संहिता में कौन सा देश पर्यवेक्षक के रूप में शामिल नहीं है? तो हमने कहा था जिबूती आचार संहिता जेदा संशोधन 2017 जो लागू हुआ है, उसमें समुद्री व्यापार या नीली अर्थव्यवस्था, ब्लू इकोनॉमी को सुरक्षित करने और विकसित करने पर कार्य किया जा रहा है और इसके पर्यवेक्षक देश के रूप में भारत इसका मेंबर बना है हाल फिलहाल में। मतलब भारत भी पर्यवेक्षक बन गया। लेकिन कह रहा है इसमें से कौन देश इसमें शामिल नहीं है? ऑप्शन में नॉर्वे, भारत, जापान, चीन, कौन नहीं है पर्यवेक्षक? तो हमने कहा था भारत अभी बना है और भारत के अलावा इसमें नॉर्वे है, जापान है, अमेरिका है और यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन है। तो ये सब हैं, लेकिन चीन इसमें पर्यवेक्षक की भूमिका में नहीं है। तो आपके लिए आंसर हो जाएगा क्या? डी। तो आंसर डी किसके लिए? तो जिबूती आचार संहिता में पर्यवेक्षक के तौर पर चीन शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों शामिल, इसके अलावा 2 और अमेरिका और ब्रिटेन। तो सबको मिला देंगे तो ये जिबूती आचार संहिता
जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर सोमालिया के क्षेत्र में जो अदन की खाड़ी है, हिंद महासागर है, लाल सागर है, उस क्षेत्र में जो व्यापार का समुद्री जहाज जाता है उसकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। कोई लुटेरे जहाज लूटे नहीं या वहां पर किसी की हत्या ना हो जाए, इससे बचाने के लिए ये संहिता लाया गया। आगे चले तो 10वां एक इंपॉर्टेंट न्यूज है जो आपको करंट में बताया गया था कि हाल ही में संपन्न ब्रिक्स की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बैठक हुई। यह बैठक कौन सी बैठक थी? अभी तक की ब्रिक्स की कैमा बैठक था? ऑप्शन है 7वीं बैठक, 8वीं बैठक, 9वीं बैठक, 10वीं बैठक। कैमा बैठक था। तो सुरक्षा सलाहकार का बहुत इंपॉर्टेंट बैठक था ये। और ब्रिक्स का, जिसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है। और इसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो देश के सुरक्षा सलाहकार होते हैं, वो भाग लेते हैं। भारत की तरफ से भाग लिया था अजीत डोभाल ने। हमने कहा था भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने इसको पार्टिसिपेट किया। और ये इसका अभी तक का 10वां मीटिंग था या 10वां बैठक था, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ। क्योंकि कोरोना काल में जो हो रहा है सब वर्चुअल ही हो रहा, और इस तौर पर यह 10वीं बैठक थी। तो यही था आज का क्वेश्चन आवर इस वीक के करंट अफेयर्स जो आपको बताया गया था उससे रिलेटेड। तो इसको पढ़ें, याद रखें और ध्यान रखें। तो यहां पर करंट अफेयर का क्वेश्चन आवर कंप्लीट होता है। सब लोग अपना अपना स्कोर जरूर जारी करें, लाइव में भी जारी करें, और लाइव में अगर नहीं होता है तो आगे जो देखते हैं वीडियो बाद में, उसमें भी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ताकि हमको लगे कि आप कितना पढ़ पा रहे हैं, कितना हो रहा। तो चलिए अब इस सैटरडे स्पेशल में आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लेकर आए, और उसके लिए हम यहां से 2-3 क्वेश्चन को हटा रहे हैं ताकि आपको कुछ डाटा बताया जा सके और आपका सारा काम हो सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक हम टॉपिक लेकर आपके लिए आए हैं, उसको देखें, याद रखें, क्योंकि आने वाले एग्जाम में वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उससे निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ सवाल पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू कर रहे हैं सैटरडे स्पेशल में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है, जो इस 6 महीने में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है, नाम है WHO। पिछली बार हमने SCO का चर्चा किया था, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। उसी तरह से हर बार कुछ ना कुछ टॉपिक रहेगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और हम यहां जो करेंगे वो पीटी एग्जाम के लिए करेंगे। पीटी मतलब कोई भी पीटी जिसमें ऑब्जेक्टिव फैक्चुअल बातें पूछी जाती है। बाकी तो मेंस के लिए WHO से अलग प्रश्न पूछेगा। बीपीएससी में बैठेंगे तो WHO पर पूरा प्रश्न लिखेगा, एक मतलब 400 वर्ड में लिखना होगा। तो वहां की तैयारी अलग तरीके से होती है। यहां पीटी पर फोकस करना है तो पीटी को ध्यान में रख करके पढ़े। तो WHO क्या है, क्या इसका उद्देश्य है, प्रारूप क्या है, कैसे ये काम करती है, और इस संगठन का संचालक कौन होता है, इस पर चर्चा करना। तो सबसे पहले WHO का फुल फॉर्म जानना है कि WHO को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये ध्यान रखना। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोना काल में WHO बहुत चर्चा में रहा, काफी विवादित भी रहा। अमेरिका ने कहा कि WHO चीन की कठपुतली है, चीन जैसा कहता है वैसा ही करता है, इसीलिए अमेरिका WHO से बाहर भी होने का घोषणा कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप कि हम अब WHO में नहीं रहेंगे, क्योंकि ये चीन के इशारे पर काम करा। चूंकि कोरोना काल में चीन की भूमिका को संदिग्ध माना जाता है कि चीन ने अगर सतर्क कर दिया होता तो देश में इतनी बड़ी संकट का सामना नहीं करना पड़ता, और इसमें WHO ने अपना भूमिका जो जिम्मेदारी होती है वो नहीं निभा पाया। तो इसी के चलते WHO चर्चा में, ध्यान रखना। अब WHO की बात करें तो WHO है क्या, तो ध्यान रखना कि यूएन का एक विंग्स है। यूएन का एक क्या है, एक भाग है, एक पार्ट है यूएन का, संयुक्त राष्ट्र संघ का। और ये भाग का गठन किया गया था 1948 में। तो स्थापना याद रखना कि WHO की स्थापना कब हुई, तो 1948 में स्थापना हुआ था, जबकि 1945 में यूएन बना। और यूएन ने 48 में एक नया गठन किया WHO का। और गठन किसके लिए किया, तो उद्देश्य था कि देश स्तर के साथ साथ दुनिया में वैश्विक स्तर पर ग्लोबलाइजेशन के तौर पर जितने भी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं
जितने भी स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पूरे वर्ल्ड में आते हैं उसका कैसे नियंत्रण हो, उसके लिए क्या मापदंड होना चाहिए, क्या मानक होना चाहिए, कोई रिसर्च हो रहा है, कोई वैक्सीन बन रहा है, कोई दवाई बन रही है, तो उस पर कौन देखरेख करेगा। इन सभी को देखरेख करने के लिए यूएन ने एक नया संगठन बनाया जिसका नाम रख दिया WHO, और ये पूरे विश्व स्तर पर स्वास्थ्य संबंधित सभी कार्यों की देखरेख करता है। तो ध्यान रखना है कि WHO की स्थापना 1948 में हुई, और स्थापना तो 48 में हुई, लेकिन ये ध्यान रखना कि इसका कार्य जो शुरू हुआ था, ये कार्य कब शुरू हुआ, कोई बता सकते हैं? तो ध्यान रखना है कि इसका कार्य 7 अप्रैल 1948 को शुरू हुआ। ये ध्यान रखना। तो 7 अप्रैल 1948 से WHO ने कार्य करना शुरू कर दिया, और इसी के चलते 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये ध्यान रखना है। तो एग्जाम में पूछ देगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। पूछ देगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं, तो कहेंगे इसलिए मनाते हैं कि WHO ने 7 अप्रैल 1948 को पहली बार अपना कार्य शुरू किया वर्ल्ड लेवल पर, इसलिए उस दिन को याद करने के लिए हम वर्ल्ड हेल्थ डे या विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में 7 अप्रैल को मनाते हैं। अब यहां ध्यान रखना है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया गया, इसका हेडक्वार्टर को ध्यान रखना है। हेडक्वार्टर कहां है इसका, तो हेडक्वार्टर अक्सर पूछता रहता है, मुख्यालय कहते हैं इसको हिंदी में। तो मुख्यालय कहां है, तो मुख्यालय है जिनेवा में। तो ध्यान रखना है जिनेवा, और जिनेवा है किस देश में, तो ये है स्विट्जरलैंड में। तो ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है WHO का मुख्यालय। तो WHO का मुख्यालय जिनेवा, और जिनेवा है किस देश में, तो स्विट्जरलैंड में। अब यहां ध्यान रखना है कि ये जो है WHO जो आज वर्ल्ड लेवल पर काम कर रहा, इसके सदस्य देशों की संख्या अगर पूछ दे तो ध्यान रखना है कि इसमें टोटल 194 देश मेंबर है, जो अक्सर पूछा जाएगा एग्जाम। जबकि अमेरिका घोषणा कर चुका, अभी अलग हुआ नहीं है, अभी 1 साल तक अमेरिका जुड़ा रहेगा। अगर अमेरिका अलग हो गया तो 193 देश हो जाएगा, लेकिन अभी बहुत सारी इसमें दुविधा है, क्या होगा नहीं होगा वो आने वाले साल में पता चले। लेकिन सदस्य ध्यान रखना है 194 है, जबकि इसका कार्यालय जो है, कार्यालय WHO का 150 देशों में, मतलब वर्ल्ड के 150 कंट्री में इसका ऑफिस काम करता है। जैसे भारत में भी ऑफिस है हर देश में, तो 194 150 देशों में कार्यालय, जबकि 6 इसका क्षेत्रीय कार्यालय, रीजनल ऑफिस भी है। तो 6 क्षेत्रीय कार्यालय, और जबकि 150 ऑफिस है पूरे वर्ल्ड लेवल पर अलग अलग देशों में। अब यहां ध्यान देना है कि जो WHO का हमने कार्य की बात किया, तो हमने कहा कि कार्य जो है मुख्य रूप से स्वास्थ्य संबंधी चीजों को देखरेख करना, जिसमें स्वास्थ्य की समस्या, उसका समाधान, रिसर्च, अनुसंधान, इन सब पर नजर रखना WHO का मेन फंक्शन है। अब यहां ध्यान रखेंगे कि WHO जो काम करता है, इस WHO का संचालन कौन करता है, तो ध्यान रखना ये संचालन भूमिका में कई टीम्स हैं, कई तरह के इसमें कमिटियां हैं जो इसके संचालन भूमिका में होती है। और WHO का संचालन का मुख्य जिम्मा विश्व स्वास्थ्य सभा को है। विश्व स्वास्थ्य सभा के द्वारा इस WHO के कार्य का संचालन होता है। और ये ध्यान रखना है कि विश्व स्वास्थ्य सभा में होते कौन है, तो विश्व स्वास्थ्य सभा में ये टोटल WHO के जितने भी मेंबर हैं, उस मेंबर सदस्य देशों के प्रतिनिधि होते हैं। ये ध्यान रखना, और यही प्रतिनिधि इस स्वास्थ्य सभा में भाग लेते हैं। तो जितने भी मेंबर होंगे 194 देश, इसके प्रतिनिधि विश्व स्वास्थ्य सभा में होंगे, और यही इसका संचालन करेंगे WHO का। और हर देश से 3 प्रतिनिधि जाते हैं, और उसमें से एक जो होता है मुख्य प्रतिनिधि होता है। और इस रूप में इस प्रकार से विश्व स्वास्थ्य सभा जो होता है वो WHO को कार्यों की देखरेख करता है। तो ध्यान रखना है कि WHO UN का विंग्स है, और WHO के संचालन का जिम्मेवारी किसको, विश्व स्वास्थ्य सभा को। तो ध्यान रखना है। और विश्व स्वास्थ्य सभा में होते कौन है, तो विश्व स्वास्थ्य सभा में सदस्य देशों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं, और प्रतिनिधि के तौर पर एक देश से 3 प्रतिनिधि, और उन 3 में से एक जो होता है वो मुख्य प्रतिनिधि की भूमिका में होता है। अब यहां से आगे बढ़े तो ध्यान रखना कि WHO का जो कार्य होता है, वो कार्य जो होता है वो इस सदस्य मेंबर 194 जो होते हैं, उन सदस्य देशों के
स्वास्थ्य मंत्रालय, मतलब भारत है तो भारत का हेल्थ मिनिस्ट्री इसमें भाग लेगा, और हर देश का जितना सदस्य देश है उसके स्वास्थ्य मंत्रालय के देखरेख में या उसी के प्रारूप पर यह WHO काम करता है। ये ध्यान रखना। अब WHO में जो कार्यकारी बोर्ड है, ये ध्यान रखना है कार्यकारी बोर्ड को, तो वर्किंग बोर्ड है तो कार्यकारी बोर्ड होता है, और इस कार्यकारी बोर्ड में WHO के कुल 34 सदस्य होते हैं। 34 देश को सदस्य बनाया जाता है, और 34 देश इसमें सदस्य के रूप में काम करते हैं जो 3 साल के कार्यकाल की भूमिका में होते हैं। और ध्यान रखना है ये कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष ही मुख्य रूप से इसका हेड के तौर पर काम करता है। हेड मतलब ऐसा नहीं समझना है कि वो ही WHO का मालिक है, वही सब कुछ करेगा, लेकिन जो सलाह देना है WHO को काम के लिए या संयुक्त राष्ट्र संघ को कोई भी काम करना है, तो उस तौर पर ये जो कार्यकारी बोर्ड होगा वो डिसीजन लेगा, और डिसीजन लेकर अध्यक्ष को एक नियुक्ति किया जाएगा, और अध्यक्ष उसको क्या करेगा, उसको कॉन्वे करेगा, सलाह देगा कि क्या विश्व स्तर पर होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना। और ध्यान रखना है कि कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष जो अभी हैं बने हैं, ये 22 मई को डॉक्टर हर्षवर्धन को बनाया गया है, जो भारत के हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। तो डॉक्टर हर्षवर्धन को याद रखना है, क्योंकि अभी भारत ही WHO का कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बना हुआ है, तो पहली बार भारत ये याद रखना है कि कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में वर्तमान में डॉक्टर हर्षवर्धन को नियुक्ति की गई, जबकि इसके पहले जापान इसका अध्यक्ष हुआ करता था, और जापान का कार्यकाल पूरा हो गया, तो अब भारत की बारी आई और भारत के डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जो 3 साल तक काम करेंगे और WHO के जो भी कार्यरूप है उसकी देखरेख करेंगे। अब ध्यान देना है कि ये जो कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, ये डॉक्टर हर्षवर्धन जो कर रहे हैं, वो खासकर दक्षिण एशिया या दक्षिण पूर्व एशिया इसके क्षेत्र के रूप में नामित किए गए हैं। क्योंकि ये बारी थी इस बार दक्षिण एशिया की या दक्षिण पूर्व एशिया की, तो इस देशों में दक्षिण एशिया में और दक्षिण पूर्व एशिया में जो भी देश हैं उन्होंने भारत को नामित किया, और भारत को नामित करने के कारण भारत के डॉक्टर हर्षवर्धन को कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई। तो ध्यान रखना है। और ध्यान रखना, हमने कहा कि WHO से अमेरिका USA ने अपने आप को अलग कर लिया। कारण क्या है कि ये चीन पर दबाव बनाना चाहता है, और अमेरिका 45 करोड़ डॉलर का फंडिंग करता है WHO को हर साल, और इस प्रकार से अमेरिका WHO को सबसे ज्यादा पैसा देने वाला देश है। तो ध्यान रखना है, घोषणा कर चुके हैं ट्रंप कि हम अब WHO में नहीं रहेंगे, अमेरिका नहीं रहेगा, अब हम उससे बाहर होकर काम करेंगे। जब अमेरिका बाहर होगा तो ये फंड भी रुक जाएगा, और जब फंड रुकेगा तो WHO का कार्य बाधित होगा। जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव नवंबर में होने वाला है, और डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिद्वंदी जो हैं जो बाइडेन, अगर डोनाल्ड ट्रंप हारेंगे तो जो बाइडेन नए राष्ट्रपति बनेंगे अमेरिका के। तो जो बाइडेन ने कहा है कि ट्रंप ने गलत डिसीजन लिया है, अगर हम जीत गए तो हम ट्रंप के डिसीजन को वापस उलट देंगे और अमेरिका WHO का मेंबर बना रहेगा। इसलिए हमने कहा कि अभी अमेरिका अलग नहीं हुआ, घोषणा किया गया 1 साल तक अभी वो रहेगा साथ में, लेकिन ट्रंप अगर बन गए दोबारा राष्ट्रपति तो अमेरिका WHO से बाहर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। तो इतना महत्वपूर्ण चीज ऑब्जेक्टिव के तौर पर याद रखना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? UN का एक विंग्स है। स्थापना कब हुआ? सदस्य देश कितने हैं? हेडक्वार्टर कहां है? संचालन विश्व स्वास्थ्य सभा के द्वारा होता है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय सभी सदस्य देशों के भाग लेता है। कार्यकारी बोर्ड होता है जिसमें 34 सदस्य होते हैं, जिसका एक अध्यक्ष होता है, और अध्यक्ष वर्तमान में डॉक्टर हर्षवर्धन है, जो भारत को बनाया गया है, और भारत दक्षिण एशिया या दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ से नॉमिनेट हुआ है। तो ये ध्यान रखना है। और इस तौर पर WHO बहुत बड़ी संगठन के तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के रूप में काम कर रहा है। तो यही था आज का क्वेश्चन नंबर 10 का दाम। आगे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नए विषय में। तो जहां रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सबको मेरी तरफ से, नवजीवन टीम की तरफ से शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।